नमस्कार किसान भाइयों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही गांव में एक ही तरह की जमीन और एक ही मौसम होने के बावजूद क्यों कुछ किसान अपनी गेहूं की फसल से प्रति एकड़ 25 से 30 क्विंटल तक का बम्पर उत्पादन ले लेते हैं, जबकि अधिकांश किसान भाई 18 से 20 क्विंटल पर ही सिमट कर रह जाते हैं? क्या उन सफल किसानों के पास कोई जादू है? जी हाँ, उनके पास एक ऐसा वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल जादुई फॉर्मूला है जिसे वो सालों के अनुभव और रिसर्च के बाद जान पाए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही गुप्त तरीका, खाद का वही सटीक कॉम्बिनेशन और स्प्रे का वो शेड्यूल बताने जा रहा हूं जो आपकी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या को दोगुना कर देगा, बालियों को लंबा और मोटा बनाएगा और दाने इतने चमकदार होंगे कि मंडी में सबसे ऊंचा भाव आपको ही मिलेगा। अगर आप इस बार अपनी खेती से निराश नहीं होना चाहते और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज बताई गई जानकारी आपकी खेती की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और रिसर्च पर आधारित आधुनिक खेती की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपकी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए रिसर्च करके वीडियो लाते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि इस साल आपने गेहूं की कौन सी वैरायटी किस्म की बुआई की है या करने वाले हैं। इससे हमें अंदाजा लगेगा कि हमारे किसान भाई किस तरह के बीज पसंद कर रहे हैं। गेहूं की फसल से सबसे तगड़ा रिजल्ट लेने के लिए हमें यह समझना होगा कि जादुई फॉर्मूला कोई एक अकेली खाद नहीं है जो आप खेत में डालेंगे और चमत्कार हो जाएगा, बल्कि ये एक सटीक समय सारणी है कि पौधे को कब, क्या और कितनी मात्रा में चाहिए। अक्सर किसान भाई सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो यूरिया और डीएपी को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि गेहूं के पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने और भरपूर दाने बनाने के लिए 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारा ये फॉर्मूला बुआई से लेकर कटाई तक के हर चरण को कवर करता है। सबसे पहले बात करते हैं बुआई के समय की, जिसे हम बेसल डोज कहते हैं। ये आपकी इमारत की नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत कभी ऊंची नहीं बन सकती। डीएपी और यूरिया के अलावा जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है सल्फर और जिंक। अधिकांश किसान सल्फर का प्रयोग नहीं करते, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। सल्फर को मिट्टी का कंडीशनर कहा जाता है। ये न केवल मिट्टी के पीएच को संतुलित करता है, बल्कि ये पौधे में प्रोटीन के निर्माण के लिए अनिवार्य है। गेहूं में अगर आप 1 एकड़ में 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर 90% का उपयोग बुआई के समय या पहली सिंचाई से पहले करते हैं, तो ये डीएपी और यूरिया की कार्य क्षमता को 30% तक बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि आप जो खाद डाल रहे हैं वो पौधे को ज्यादा मात्रा में मिलेगी। अब बात करते हैं उस पोषक तत्व की जो आपके खेत में कल्लों की बाढ़ ला सकता है, और वो है जिंक। भारतीय मिट्टी में जिंक की भारी कमी हो चुकी है, लेकिन यहाँ एक तकनीकी पेंच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कभी भी बुआई के समय डीएपी के साथ जिंक सल्फेट को मिलाकर ना डालें। विज्ञान ये कहता है कि जब फॉस्फोरस यानी डीएपी और जिंक मिलते हैं तो वे जिंक फॉस्फेट बना लेते हैं, जो एक पत्थर जैसा अघुलनशील तत्व है। न तो पौधे को जिंक मिलता है और न ही फॉस्फोरस। इसलिए हमारे जादुई फॉर्मूले का पहला नियम यह है कि जिंक का प्रयोग आप या तो बुआई के समय डीएपी से अलग करें, या सबसे अच्छा ये होगा कि आप इसे पहली सिंचाई पर यूरिया के साथ दें। अगर आप बेसल डोज में जिंक डालना ही चाहते हैं तो चिलेटेड जिंक का प्रयोग करें, जो फॉस्फोरस के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। सही शुरुआत के लिए प्रति एकड़ 50 किलो डीएपी, 45 किलो यूरिया, 20-30 किलो पोटाश और 10 किलो सल्फर का प्रयोग करें। पोटाश को अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये वही तत्व है जो बाद में आपके दानों को सिकुड़ने से बचाएगा और तने को मजबूती देगा ताकि फसल गिरे नहीं। बुआई के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, जो आपकी पैदावार का 50% हिस्सा तय करता है: पहली सिंचाई और क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये अवस्था बुआई के लगभग 21 से 25 दिनों के बाद आती है। इस समय पौधे की पुरानी जड़ें काम करना बंद कर देती हैं और नई जड़ें यानी क्राउन रूट्स निकलना शुरू होती हैं। अगर इस समय पानी और पोषण में देरी हुई तो पौधा अपनी पूरी क्षमता कभी हासिल नहीं कर पाएगा। ये वो समय है जब आपको हमारे फॉर्मूले का सीक्रेट बूस्टर डालना है। पहली सिंचाई के साथ प्रति एकड़ 45 किलो यूरिया के साथ आप 33% वाला जिंक सल्फेट 5 से 7 किलो और साथ में कोई अच्छी गुणवत्ता वाला माइकोराइजा या ह्यूमिक एसिड मिलाएं।
ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास तेजी से करता है, जिससे पौधा मिट्टी से अधिक पोषक तत्व खींच पाता है। वहीं जिंक ऑक्सिन नामक हार्मोन को बढ़ाता है, जो पौधे की लंबाई और पत्तियों के आकार को नियंत्रित करता है। जब आप पहले पानी पर यह कॉम्बिनेशन देते हैं तो आप देखेंगे कि खेत में एक भी पौधा पीला नहीं पड़ेगा और फुटाव इतना जबरदस्त होगा कि पूरा खेत भर जाएगा। याद रखें, यूरिया एक बार में सारा न दें, इसे टुकड़ों में देना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे जैसे फसल 35 से 45 दिन की होती है, ये कल्ले बनाने की पीक स्टेज होती है। इस समय किसान भाई खरपतवार नाशक यानी हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं। यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। कभी भी खरपतवार नाशक दवा के साथ कोई टॉनिक या एनपीके मिलाकर स्प्रे ना करें। इससे फसल को झटका लगता है और वो पीली पड़ जाती है, जिससे 4-5 दिन का विकास रुक जाता है। खरपतवार नाशक छिड़कने के कम से कम 1 हफ्ते बाद ही कोई और स्प्रे करें। अब आता है हमारे फॉर्मूले का अगला चरण, मैंगनीज सल्फेट का प्रयोग। रेतीली जमीनों में अक्सर देखा गया है कि गेहूं की पत्तियों पर धब्बे पड़ने लगते हैं और पत्तियां बीच से टूटने लगती हैं। ये मैंगनीज की कमी है। अगर आपको ऐसा दिखे तो 1 एकड़ में 1 किलो मैंगनीज सल्फेट को 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ये छोटा सा खर्च आपकी फसल को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बहुत मदद करता है। जब आपकी फसल 55 से 65 दिन की हो जाती है तो उसे गाभा अवस्था या जॉइंटिंग स्टेज कहते हैं। इस समय तने के अंदर बाली बनना शुरू हो रही होती है। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है, लेकिन पौधे के अंदर जबरदस्त प्रक्रिया चल रही होती है। इस समय पौधे को नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस और पोटाश की जरूरत होती है। यहाँ हमारे जादुई फॉर्मूले का सबसे महत्वपूर्ण स्प्रे काम करता है, एनपीके 05234 और बोरॉन। 1 एकड़ के लिए 1 किलो एनपीके 05234 और 100 ग्राम बोरॉन 20% को 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 05234 में 52% फास्फोरस होता है, जो जड़ों को मजबूत रखता है और तने को ताकत देता है, और 34% पोटाश दानों की संख्या बढ़ाता है। लेकिन यहाँ बोरॉन असली जादूगर है। बोरॉन परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करता है। ये मेल और फीमेल फूलों के मिलन को सफल बनाता है, जिससे बाली में एक भी दाना खाली नहीं रहता। अक्सर आपने देखा होगा कि बाली तो लंबी है, लेकिन ऊपर या नीचे के खांचे खाली रह गए हैं। ये बोरॉन की कमी के कारण होता है। इस स्टेज पर इस स्प्रे को करने से बालियां एक समान निकलती हैं और उनका आकार लंबा होता है। फसल जब 80-90 दिन की होती है और बालियां बाहर निकल चुकी होती हैं, तब दूधिया अवस्था यानी मिल्किंग स्टेज शुरू होती है। इस समय पौधे की पत्तियां, खासकर झंडा पत्ती, सूर्य की रोशनी से खाना बनाती हैं और उसे दानों तक पहुंचाती हैं। अब पौधे को नाइट्रोजन या फास्फोरस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ पोटाश चाहिए। पोटाश का काम है पत्तियों में बने हुए कार्बोहाइड्रेट और शुगर को ट्रांसपोर्ट करके दानों में भरना। इस समय आपको एनपीके 0050 का स्प्रे करना है। मात्रा वही रहेगी, 1 किलो प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में। इस स्प्रे से दानों का वजन बढ़ता है, दाने पिचकते नहीं हैं और उनमें एक विशेष चमक आती है। कई किसान भाई यहाँ गलती करते हैं और एनपीके 13045 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होता है। इस समय नाइट्रोजन देने से पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ फिर से शुरू हो सकती है या फंगस लगने का डर बढ़ जाता है। इसलिए 0050 ही सबसे सुरक्षित और कारगर विकल्प है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सिंचाई प्रबंधन। गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन पानी सही समय पर मिलना चाहिए। बालियां निकलते समय और दाना भरते समय खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। अगर इस समय खेत सूखा रह गया तो फोर्स मैच्योरिटी आ सकती है, यानी दाना समय से पहले पक जाएगा, लेकिन उसका आकार छोटा रह जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस समय हवाएं भी तेज चलती हैं, इसलिए सिंचाई हमेशा शाम के समय करें जब हवा बंद हो, और हल्का पानी लगाएं ताकि फसल गिरे नहीं। अगर फसल गिर गई तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है और पैदावार 20-30% तक घट सकती है। तापमान का भी गेहूं पर बहुत असर पड़ता है। अगर मार्च महीने में अचानक गर्मी बढ़ने लगे यानी हीट वेव आ जाए, तो आपको अपनी फसल को लू से बचाना होगा। इसके लिए आप 00050 के स्प्रे के साथ थोड़ी मात्रा में सैलिसिलिक एसिड या बाजार में उपलब्ध अच्छे एंटी स्ट्रेस टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। ये पौधे के तापमान को नियंत्रित रखता है और गर्मी के बावजूद दाने को सिकुड़ने नहीं देता। रोगों और कीटों के प्रति सतर्कता भी इस फॉर्मूले का हिस्सा है। गेहूं में पीला रतुआ यानी येलो रस्ट और माहू यानी एफिड्स का हमला सबसे आम है। पीला रतुआ ठंडे और नमी वाले मौसम में आता है। अगर आपको पत्तियों पर पीले पाउडर जैसी धारियां दिखें तो तुरंत प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल जैसी फंगिसाइड का स्प्रे करें। देरी करने पर यह पूरे खेत में आग की तरह फैलता है।
वहीं अगर बालियों पर काले या हरे रंग के छोटे कीड़े यानी माहू दिखें तो इमिडाक्लोप्रिड या थियामेथॉक्सम का हल्का स्प्रे करें। स्वस्थ पत्तियां ही स्वस्थ दाने बना सकती हैं, इसलिए झंडा पत्ती को अंत तक हरा भरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गेहूं की कुल पैदावार का 40% से अधिक हिस्सा अकेली झंडा पत्ती के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, ये था गेहूं में बम्पर पैदावार लेने का वो विस्तृत और वैज्ञानिक रोड मैप। इसे संक्षेप में दोहराएं तो सही समय पर बुआई, बेसल डोज में डीएपी के साथ सल्फर का प्रयोग, पहली सिंचाई 21 दिन पर यूरिया के साथ जिंक और ह्यूमिक एसिड, गाभा अवस्था में 05234 और बोरॉन का स्प्रे और अंत में दाना भरते समय 0050 का प्रयोग। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान है। जब आप पौधे को उसकी भूख और प्यास के अनुसार सही समय पर सही भोजन देंगे तो पौधा आपको उम्मीद से ज्यादा फल देगा। इस फार्मूले को अपनाकर आप न केवल अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, बल्कि खेती में होने वाले अनावश्यक खर्चों को भी कम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हम अंधाधुंध खाद डालने की बजाय सधे हुए तरीके से पोषण प्रबंधन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई एक एक जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी और आप इस रबी सीजन में इसे अपने खेतों में जरूर लागू करेंगे। खेती में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके मन में इस स्क्रिप्ट में बताई गई किसी भी खाद, स्प्रे या बीमारी को लेकर कोई भी संशय या सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें। इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने साथी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वे भी इस जादुई फार्मूले का लाभ उठा सकें और देश का किसान समृद्ध हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, एक सफल किसान वही है जो समय के साथ बदलता है और नई तकनीकों को अपनाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आपकी फसल सुरक्षित रहे, यही हमारी कामना है।